हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से हम सी प्लस प्लस में एरे का यूज़ करके सर्चिंग और सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स बनाते हैं और आज हम देखने वाले हैं बेहद अलग, एकदम अलग टाइप का प्रोग्राम और बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होने वाला है आज के इस वीडियो लेक्चर में? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। राइट, हम डेसिमल नंबर इनपुट करने वाले हैं अपने इस प्रोग्राम में और उसका बाइनरी कोड हमारा प्रोग्राम फाइंड करेगा और प्रिंट करेगा। है ना मज़ेदार? तो चलिए, हाँ, लेकिन इसके लिए एक चीज़ बेहद ज़रूरी है कि आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते बनना चाहिए। ये असल में फंडामेंटल की चीज़ है। राइट, ये कंप्यूटर फंडामेंटल में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को सिखाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बनता होगा नंबर सिस्टम में, लेकिन फिर भी आई थिंक एक बार इसको जल्दी से समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, तो चलिए समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड में। तो मान लेते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 167। राइट, ये नंबर दिया हुआ है। अब इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी कोड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका क्या होता है देखते हैं। हमें इस नंबर को डिवाइड करना होगा 2 से। राइट, 2 से हमने डिवाइड किया। इसे डिवाइड करने पर जो भागफल मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? 8 और यहां मिला 3। ठीक है, और शेषफल क्या बचा? 1। एक को हमने लिख लिया इधर साइड में। ठीक है, देन फिर से 2 से डिवाइड किया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको भूल गया हो, तो एक बार फिर से उसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, इसलिए इसको बेहद ध्यान से समझिएगा और बनेगा ये श्योरिटी है, क्योंकि बहुत सरल है। ठीक है, फिर से हमने 2 से डिवाइड किया 83 को, तो यहाँ पर हमको क्या मिला? 4 1। शेषफल क्या बचा? अगेन 1 साइड में लिखा। फिर से डिवाइड किया इसको हमने 2 से, तो यहाँ पर हमें मिला 20 और हमको शेषफल इस बार फिर से मिला क्या? 1। फिर से डिवाइड किया 2 से, इस बार हमें मिला भागफल जो मिला वो मिला 10 और शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या मिला? 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, यहाँ मिला इस बार 5, शेषफल मिला 0। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ मिला 2, शेषफल इस बार मिला 1। फिर 2 से डिवाइड किया, इस बार भागफल 1 मिला और शेषफल 0 मिला। क्लियर? अब हमें करना क्या है, इसे इस सीक्वेंस में लिखना है, मतलब इधर से लिखना शुरू करना है। पहले 1, फिर 2, 1 0 0 1 1 1। ये होगा बाइनरी कोड। क्लियर है? यानी कि हमें पहले इस 1 को लिखना है यानी कि 1, फिर लिखना है 0 यानी कि 0 1, देन 0 0 1 1 एंड 1। ये कहलाएगा हमारा बाइनरी कोड। कौन सी नंबर का? 167 जो हमने नंबर दिया था, इस नंबर का ये बाइनरी कोड कहलाएगा। सरल है ना? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। हर वो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है जिसको डिवाइड करना आता है, यानी कि 4th 3rd 4th 5th के स्टूडेंट्स आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और इसी लॉजिक को हम फिट करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। राइट, और इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी के सामने है कि हम एक नंबर इनपुट करेंगे और उस नंबर का फाइंड करेंगे बाइनरी कोड। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपनी एक न्यू फाइल बना लें। M18, यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल क्रिएट किया M18.cpp। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल, फेवरेट हेडर फाइल iostream.h, सॉरी नॉट .h, ओनली iostream। असल में हम अभी जो जिस एडिटर का यूज़ कर रहे हैं ये है VS कोड। ठीक है, हाँ, यदि आप टर्बो C कंपाइलर पर काम करते हैं तो वहाँ पर आपको iostream.h भी लगाना पड़ता है।
आयोस्ट्रीम के साथ में .h, राइट। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग होती हैं जब हम एडिटर चेंज करते हैं, तो टर्बो सी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है, ठीक है। और जब हम VS कोड पे काम करते हैं तो कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हैं। तो सभी कोड का अलग अलग पैटर्न होता है और बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने यूजिंग नेम स्पेस std, अब जैसे ये यूजिंग नेम स्पेस std लिखा हुआ है, ये हमें टर्बो सी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर यहाँ लिखना है, राइट। देन ये हमने फंक्शन स्टार्ट किया अपना इंटीजर मेन। अब यहाँ सबसे पहला काम हमें करना है, एक हमने ले लिया एरे और उसको साइज दे दिया क्या 10, राइट। असल में इसी एरे, ये जो हमने इंटीजर एरे लिया 10 साइज का, इसी एरे के अंदर हम रखने वाले हैं अपने बाइनरी डिजिट्स, जो 1 और 0 आएगा इसी के अंदर रखना है हमें, ठीक है। अगर आप और काफ़ी बड़ी संख्या का बाइनरी फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस लेंथ को, जो आपने 10 लिया है, इसको आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं, मान लेते हैं 15 या 16 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें करना है एक नंबर इनपुट। तो उसके लिए नंबर इनपुट करने के लिए हमने क्या ले लिया, एक अलग से वेरिएबल ले लिया b। इसी b के अंदर हमें वो नंबर इनपुट करना है जिस नंबर का हमें फाइंड करना है बाइनरी कोड। तो यहाँ लिख दिया हमने एंटर अ नंबर, ऑलराइट। और इस b के अंदर हमने नंबर करा लिया इनपुट। अब इसी b के अंदर जो हमने नंबर रन टाइम में इनपुट किया, उस नंबर का हमें फाइंड करना है बाइनरी कोड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी कोड फाइंड करने के लिए प्रोसेस। यहाँ पर हमने एक लूप लगाया जिसे हम स्टार्ट करेंगे 0 से और कहाँ तक ले जाएंगे, एरे हमारा 16 तक है, यानी कि वेरिएबल क्रिएट होंगे 0 to 15। तो हम यहाँ पर i के थ्रू, जिसके थ्रू हम लूप लगा रहे हैं, चला रहे हैं, उस i वेरिएबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे एरे वेरिएबल के इंडेक्सेस को। तो यहाँ पर हमने 0 to 15 रखा i की वैल्यू को, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखिए हमें एक कंडीशन लगानी होगी, इफ b इज लेस देन और इक्वल टू 1। b क्या है, b वो नंबर है जो आप इनपुट करेंगे, जिसका बाइनरी कोड हमें चाहिए। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, आप 207 दे सकते हैं, आप जो अभी हमने दिया 167 दे सकते हैं, आप 89 दे सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन हमने लगाई है कि अगर b की वैल्यू 1 से कम है या फिर 1 है तो हमें एक काम करना है, क्या, ai इक्वल टू b। तो b की वैल्यू को ai में रख देना है और ब्रेक, लूप को यहीं से समाप्त करके लूप से बाहर निकल जाना है, ठीक है। पर ये कब करना है, जब b की वैल्यू 1 से कम हो, यानी कि 0, ठीक है, या फिर 1 हो। 1 या 0 अगर वैल्यू है b की तब ये काम करना है, और अगर इससे अधिक है, 1 से अधिक वैल्यू है, तब फिर हमें क्या करना है, तब हमें ai इक्वल टू b अपॉन 2, सॉरी b mod 2, राइट, एंड b इक्वल टू b बाई 2, b अपॉन 2। बस इतना ही काम करना है। इसके बाद बाहर आकर के हमें एक काम और करना है। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस की है। असल में बाहर आके हमें जो एक स्टेटमेंट लिखना है वो ये है, इंटीजर c इक्वल टू i, और यहाँ पर i में एरर आएगी, आ गई, राइट। ये i के नीचे देखिए ये रेड लाइन दिख रही है, क्यों आ रही है, असल में i को ये अनडिफाइंड सिंबल, i को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा, मतलब पहचान नहीं पा रहा। देखिए यहाँ पर एरर क्या आती है, अनडिफाइंड, i इज अनडिफाइंड, जबकि i को हमने डिफाइन तो किया, इंटीजर i 0 to 15। फिर ये अनडिफाइंड कैसे, क्योंकि लूप के बाहर इसका स्कोप समाप्त हो जाता है VS कोड में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा VS कोड एडिटर में होता है। टर्बो सी में यदि आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस i को आप लूप के बाहर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका है, अगर आपको i की ज़रूरत लूप के बाहर भी पढ़ने वाली है तो आप इंटीजर i को लूप के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर i के बजाय केवल i इक्वल टू 0 आपने इनिशिएट कर दिया, देन लेस देन आर इक्वल टू 15 एंड i प्लस प्लस, ऐसा लिखेंगे तो यहाँ
आई को आप लूप के बाहर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेड लाइन भी हट गई, इट मीन्स अब आई बाहर से एक्सेस हो सकता है लूप के बाहर से। क्लियर। अब यहाँ पर हमें बस प्रिंट कर देना, आउटपुट जो रिजल्ट हमारा आ चुका है, एरे के अंदर वैल्यू सेट हो चुकी है, बस हमें जस्ट प्रिंट करना है। तो यहाँ पर एक मैसेज हमने पहले लिख दिया जो देखने में अच्छा लगे, बाइनरी कोड इक्वल टू, उसके आगे लिखा जाएगा बाइनरी कोड। यहाँ पर हमने फिर से लूप स्टार्ट किया, इस बार लूप हम रिवर्स चलाने वाले हैं। फ्रॉम सी, आई की वैल्यू सी से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाने वाली है, रिवर्स लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, राइट। और इसके अंदर जस्ट हमें प्रिंट कर देना है ए आई की वैल्यूज को, ए आई, राइट। चाहे तो बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना चाहें ताकि देखने में अच्छा लगे, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। आइए देखते हैं काम भी कर रहा है बराबर या नहीं। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, हम वही नंबर देते हैं जो हमने अभी ऑन बोर्ड चेक किया था। ऑन बोर्ड हमने कौन सा नंबर दिया था, 167, और उसका हमको जो बाइनरी कोड मिला था वो क्या मिला था, 10100111, याद रहेगा 10100111। यही नंबर हम यहाँ पर प्रोग्राम को रन करेंगे और चेक करेंगे कि बराबर काम कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, पहले टर्मिनल को साफ सुथरा कर लिया जाए। ओके, तो रन किया हमने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमसे क्या इनपुट मांगेगा, एक नंबर, राइट, वो नंबर जिसका हमें चाहिए बाइनरी कोड। तो नंबर हम यहाँ क्या देने वाले हैं, 167। चलिए यहाँ पर हमने नंबर दिया 167। आउटपुट क्या होना चाहिए, चेक किया था हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं, 10100111। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट वही मिल रहा है क्या, 10100111। इट मीन्स प्रोग्राम बराबर एकदम सही काम कर रहा है, राइट। चलिए और चेक करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। यहाँ एक नंबर देते हैं, और क्या नंबर दे दिया है, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं, 365। ये लीजिए 101101101101, ये है 365 का बाइनरी कोड, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर इनपुट करके बाइनरी कोड फाइंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। अब चलिए चेक करना है कि किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। हालांकि मैंने ऑलरेडी प्रोसेस आपको बताई थी, यही प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, बट प्रोग्रामिंग में किस तरह से इस प्रोसेस को हम परफॉर्म कर रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। तो आइए इसको समझते हैं, प्रोग्राम को एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, राइट। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा साइज वाइज बढ़ा ली जाए ताकि दिखाई दे प्रॉपर और समझ में आए। ऑल राइट, आई थिंक दिख रहा होगा, राइट। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, कौन सा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हमें नंबर का बाइनरी कोड फाइंड करके दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो काम किया है हमने वो किया है एक नंबर को इनपुट, राइट। यहाँ पर हमने सी इन बी लिखा और बी के अंदर वो नंबर इनपुट कराया जिस नंबर का हमें बाइनरी कोड चाहिए। तो यहाँ पर कोई नया नंबर लेते हैं या वही लेके चलें, 167 पकड़ के चलते हैं, है ना, समझ में भी जल्दी आएगा। चलिए यहाँ पर हमने b की वैल्यू क्या ले लिया, इनपुट कराया 167। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ इंटीजर आई लिया, ठीक है, लूप के लिए। लूप हमने स्टार्ट किया 0 to 15, 0 to 15, यानी आई की वैल्यू चलने वाली है
0 से लेकर 15 तक, यानी 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह 15 तक जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद लूप के हम आते हैं अंदर। जैसे ही लूप के अंदर एंट्री किए तो यहाँ पर हमको लूप के अंदर आते ही एक मिलती है कंडीशन। कंडीशन क्या है? इफ b इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर b की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है क्या? b आपने क्या दिया? 167। क्या ये 1 से छोटा है? नहीं। क्या 1 के बराबर है? नहीं। 1 से बड़ा है और काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई आपकी? गलत। ये काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सीधे कहाँ पहुँचेगा? इधर, राइट? क्योंकि इफ आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसको छोड़ देगा, ये सीधा आ जाएगा लूप के अंदर और इस स्टेटमेंट पे पहुँचेगा। ऑलराइट, सॉरी ठंडी आ गई है। तो यहां इस स्टेटमेंट के अंदर देखिए क्या काम हो रहा है। ए आई इक्वल टू बी मॉड 2, ए आई इक्वल टू बी मॉड 2, यानी ए आई में कुछ वैल्यू रखी जा रही है। तो यहां ए आई में क्या वैल्यू रखी जा रही है? बी मॉड 2, राइट? तो ए आई मतलब आई जब 0 है तो ए आई का मतलब क्या हुआ? ऑफकोर्स ए 0, आई मीन्स 0, तो ए आई मीन्स ए 0। तो यहाँ ए 0 इक्वल टू बी मॉड 2, बी ये है 167, मॉड 2, मॉड के थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं? रिमाइंडर, शेषफल। यानी आप 167 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो भी आएगा उसको रखना है हमें ए 0 में। तो ऑफकोर्स 167 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचने वाला है? 1। ये तो बचपन से पढ़ा है हमने कि अगर आप सम संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 0, और विषम संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ तो दिख रहा है 167, 167 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा? 1। यहाँ a0 में वैल्यू आ गई 1, राइट? अब बढ़ते हैं आगे। अगले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? b इक्वल टू बी अपॉन 2, b इक्वल टू बी अपॉन 2। अभी तक b की वैल्यू थी 167, बट अब क्या होने वाली है? b अपॉन 2, इसका हाफ कर देंगे, जो भी आएगा वो b की न्यू वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पर b की नई वैल्यू क्या बन गई? b अपॉन 2 यानी कि 83, राइट? वैसे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 83.5, लेकिन ये इंटीजर है, पॉइंट को इग्नोर करेगा, केवल 83 रख लिया जाएगा। ठीक है, तो 83 हो गई b की वैल्यू। लूप यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ये फिर से वापस रिपीट होगा, फिर से वापस गया तो i की वैल्यू क्या हो गई? अब 1 बढ़ चुकी है, अब i की वैल्यू हो गई 1, राइट? फिर से लूप के अंदर आए, फिर से कंडीशन चेक हुई। क्या b की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है? b की वैल्यू हो चुकी है 83, पर कंडीशन अभी गलत ही है। ठीक है, 1 से छोटी नहीं है, 1 के बराबर भी नहीं है, तो ये कंडीशन फिर से गलत हो गई। तो हम पहुंच गए फिर से इसी स्टेटमेंट पर। यहाँ पर ए आई यानी कि आई कितना हो चुका है? 1, यानी अब a1 के लिए बात हो रही है। a1 इक्वल टू बी मॉड 2, फिर से b की वैल्यू को आपको 2 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आए उसको a1 में रखना है। तो b है 83, इसको 2 से डिवाइड किया, शेषफल फिर से मिला हमें 1, a1 में आ गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? b इक्वल टू बी अपॉन 2, b अपॉन 2, इस बार b अपॉन 2 क्या मिल रहा है हमें? 41। तो अब b की वैल्यू 41 हो चुकी है, राइट? फिर से लूप घूम के गया वापस, अभी i की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। फिर से कंडीशन चेक किया, क्या b की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है? नहीं है, 41 है। फिर से पहुंचे हम ए आई इक्वल टू बी मॉड 2 में। तो ए आई मतलब a2, i2 हो चुका है। a2 इक्वल टू बी मॉड 2, b यानी 41 को 2 से डिवाइड किया, शेषफल आया, उसको a2 में रखा, शेषफल आया 1। देन अगेन b इक्वल टू बी अपॉन 2, b अपॉन 2, तो इस बार हमें b मिला 20, तो अब b हो गया क्या? 20, राइट? फिर से लूप घूमा, अभी i की वैल्यू हो गई 3। कंडीशन चेक किया, क्या b 1 से छोटा है? नहीं है। बराबर है? नहीं है, 20 है। कंडीशन गलत। फिर से आए इधर, ए आई इक्वल टू बी मॉड 2, तो i 3 हो चुका है, यानी a3 इक्वल टू बी मॉड 2। बी मॉड 2 इस बार क्या आएगा?
इस बार b की वैल्यू 20 है, 2 से डिवाइड किया, शेषफल इस बार हमको मिलने वाला है 0, तो यहाँ पर a3 में हमने रखा 0। देन b इक्वल टू b अपॉन 2, तो अब b कितना हो गया 20 अपॉन 2 यानी 10। अब b की वैल्यू हो चुकी 10। फिर से लूप वापस घूमा, अभी i की वैल्यू हो गई 4। कंडीशन चेक किया, क्या 1 से छोटा है b? नहीं। बराबर है? नहीं। कंडीशन गलत। आ गए फिर से ए आई इक्वल टू बी अपॉन बी मॉड 2। आई 4 हो चुका है, यानी ए 4 इक्वल टू बी मॉड 2, यानी कि 10 मॉड 2। फिर से मिला हमें शेषफल 0, ए 4 में रख दिया। देन अगेन बी इक्वल टू बी अपॉन 2, तो अब 10/2 किया हमने, तो ये मिला हमको 5, बी हो गया 5। फिर से लूप वापस गया, रिपीट किया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 5। कंडीशन चेक किया, क्या b की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है? नहीं है। फिर से आ गए ए आई इक्वल टू बी मॉड 2, यानी कि ए 5 इक्वल टू बी मॉड 2, तो बी मॉड 2 इस बार हमें मिल रहा है 1, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 बचेगा, ए 5 में आ गया। देन b इक्वल टू बी अपॉन 2, बी अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2, क्या मिला 2, राइट। फिर से लूप घूमा, अभी आई की वैल्यू क्या होती है 6। चेक किया, b यानी 2, क्या 1 से छोटा है? नहीं। बराबर? नहीं। कंडीशन गलत। फिर से आ गए ए आई इक्वल टू बी मॉड 2, आई मीन्स 6, ए 6 इक्वल टू बी मॉड 2, 2 मॉड 2, यानी कि शेषफल क्या बचा 0, राइट। b इक्वल टू बी अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2, ये b हो गया आपका 1। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से लूप घूमा, i की वैल्यू क्या हो गई 7, i की वैल्यू क्या हो गई 7। कंडीशन चेक किया, b इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्या b की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है? यस, 1 के बराबर है। कंडीशन सही हो गई, तो अब हम एंट्री करेंगे इफ के अंदर। एंट्री करते ही क्या मिला ए आई इक्वल टू बी, ए आई मीन्स 7, यानी ए 7 इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या आई है 1, ये b की वैल्यू आ जाएगी ए 7 के अंदर, राइट। और उसके बाद अगली लाइन देखिए क्या लिखा है, ब्रेक, यहीं से लूप को समाप्त कर दिया जाए। वैसे हमने लूप कहाँ तक चलाया था 0 से लेकर 15 तक, लेकिन लूप को यहीं पर ब्रेक कर दिया गया और लूप से बाहर फेंक दिया गया हमें, ठीक है। तो जिस समय लूप से बाहर फेंका गया उस समय आई की वैल्यू क्या थी 7, आई की वैल्यू जब 7 थी तभी हम लूप को तोड़ करके बाहर आ गए, ठीक है। और बाहर आते ही हमको एक स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, इंटीजर c इक्वल टू आई, इंटीजर c इक्वल टू आई, और i कितना है 7, यानी c में क्या आकर स्टोर हो गया 7, क्योंकि i को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला ना, i जब 7 था तभी लूप को तोड़ करके बाहर फेंक दिया गया, तो i की वैल्यू 7 ही रह गई, वही 7 c में आ गया, रख लिया हमने c की वैल्यू 7, ठीक है। अब इसके बाद ये मैसेज प्रिंट होगा बाइनरी कोड इक्वल टू, देन अगेन हमने लूप लगाया रिवर्स ऑर्डर में, और लूप हमारा चल रहा है c से, या c यानी 7, इस बार हम लूप लगा रहे हैं c से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 7 से, और कहाँ तक ले जा रहे हैं 0 तक, एक एक घटाते हुए, यानी पहले 7 होगा, देन 6 एंड 5 4 3 2 1 एंड 0। इस तरह से हमारा लूप i की वैल्यू चलने वाली है, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं ए आई, राइट। तो पहली बार i की वैल्यू क्या होगी 7, यानी ए 7 की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या है ए 7 की वैल्यू 1, यहाँ पर प्रिंट होगा 1। फिर ए 6 की वैल्यू 0, देन ए 5 कितना है 1 प्रिंट हुआ, देन ए 4 ए 3 देन ए 2, देन ए 1, देन ए 0। ये लीजिए आ गया आपका बाइनरी कोड, वही मिल रहा है आंसर जो हमने रिजल्ट में देखा था 1001001111। क्लियर? इस तरह से फाइंड करते हैं हम किसी भी नंबर का बाइनरी कोड अपने इस प्रोग्राम के थ्रू। क्लियर है? तो आई होप ये प्रोग्राम देख करके मज़ा आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो डेसिमल वैल्यू को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना जानते हैं, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, उनको डेफिनेटली बहुत आनंद आएगा इस प्रोग्राम को देख करके, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और जिनको नहीं आता है उनको भी आखिर मैंने यहाँ पर बता तो दिया है कि किस तरह से हम बाइनरी कोड फाइंड करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का। तो बस इसको एक दो बार आप ऑन पेपर खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इस प्रोग्राम को देखिएगा तो आपको भी उतना ही मज़ा आएगा, प्रॉमिस।
ऑलराइट। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस बराबर बना के रखिए। तो जब तक अगला लेक्चर मैं पोस्ट नहीं करता तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, एंड कीप वॉचिंग। मेरे सारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी लॉजिक समझने में सुविधा मिलेगी, आसानी मिलेगी, आसानी होगी। ठीक है, ओके देन। और यदि आज का ये वीडियो, ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पढ़ करके मज़ा आया हो, आपको लगा हो कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अपने उन सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, आसपास के निवासियों को शेयर ज़रूर करिएगा जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके देन, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।